जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो क्या फ़र्क रह जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया के अंदर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक करैक्टर्स फीचर शो करते हैं, शायद वैसे फीचर नॉन लिविंग शो नहीं कर पाते। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स। बच्चा ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स होंगे, उनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो आपके सामने हैं, और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे जो आपको क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर देंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहला फीचर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है, वो है दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपने बड़ी बार ये सुना होगा वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो अगर मैं एक जनरल वे में समझाऊँ, कि मैं फिर बोल रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप बच्चे जो हैं शायद उतना कंसेप्ट का क्लियर ना हो इन चीज़ों से। सो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि ग्रोथ होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। तो जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, इंक्रीज करती है क्या साइज, और उसका इंक्रीज करता है वेट, और साथ साथ इंक्रीज करता है वॉल्यूम, हम कहते हैं उसकी क्या हुई है, उसकी होगी है ग्रोथ, इजंट इट? सो ग्रोथ मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज, वेट और वॉल्यूम का इंक्रीज होना। तो जनरल वे में, अगर सिंपल वे में बताऊं तो आप अब अपने दिमाग के अंदर, जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक्सरसाइज करनी है आपको, तो ये एक्सरसाइज करो आप दिमाग के अंदर कि सपोज करो अब अपने बारे में सोचो, जब आप 1 साल के थे तो आपका साइज़ क्या था, हाइट वगैरह क्या थी, आपका वेट क्या था, और आप कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। तो आप देखोगे आप मम्मा के गोद में होते थे, बिल्कुल छोटा आपका साइज़ था, वेट आपका कितना हुआ होगा, मान लो 10 केजी तक हुआ होगा, 12 केजी हुआ होगा, और वॉल्यूम कितना कवर करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती गई आपने भी क्या किया, साइज़ भी अटेन आपने ज़्यादा किया। पहले आप 2 फीट के थे, अब 3, 4, 5 फीट तक पहुंच गए होंगे। फिर आपने वेट भी गेन किया होगा, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई। पहले तो मम्मा के साथ सोते बिल्कुल छोटे, अब मम्मा के बराबर हो गए होंगे जो 11th के बच्चे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब भी हम साइज़ को, वेट को या वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है। ओके। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कभी दिखती नहीं है, ग्रोथ दिखेगी आपको। किसी की भी ग्रोथ होती है तो आपको दिखेगी। कोई प्लांट है, आप सीड लगा देते हो, अब तो ग्रो कर रहा है, मीन्स वो निकल रहा है, उसके लीव्स निकल रहे हैं, उसकी रूट निकल रही हैं, वो पूरा दिखेगा आपको बड़ा होते हुए। लेकिन अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज़ इंक्रीज इन द फंक्शनिंग। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फंक्शन उसका इंक्रीज करता है, मतलब आप अपने हाथ की बात करते हैं, ये आपका हाथ है, तो आप जब 1 साल के थे तो आपका छोटा था, आप बड़ा होता गया, 10 साल के हो गए तो बहुत बड़ा हो गया, तो दिख रहा है छोटे से बड़ा हुआ। लेकिन यही हाथ क्या काम कर सकता है, मतलब इस हाथ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या फीचर्स हैं इस हाथ के। इसी हाथ से पहले आप बॉटल पकड़ते थे, फिर किसी बच्चे ने पेन भी पकड़ना शुरू कर दिया, कोई इससे क्रिकेट भी खेलता होगा। कोई हाथ को देख के बता नहीं सकता कि वो इस हाथ से क्या क्या काम करता है। हर एक के हाथ के काम करने की क्षमता अलग है, उसके फीचर्स अलग हैं जो हम देख नहीं सकते, लेकिन ग्रो कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब डेवलपमेंट जो होगी वो हो गया इंक्रीज इन फंक्शनिंग, और ग्रोथ होगी साइज़, वेट एंड वॉल्यूम का इंक्रीज़ करना। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। समझ आ गया बच्चा? सो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप बताओ कि क्या प्लांट, एनिमल, माइक्रो ग्रोथ कर रहे हैं? वो ग्रो भी कर रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है। हमारे बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो ग्रो भी कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग भी इंक्रीज़ करती है, इजंट इट? या डिक्रीज़ कर जाएगी कहीं पे भी, तो मीन्स उनके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं। तो अब बात आती है कि हम बात थोड़ा सा, बड़े सारे बच्चों के अंदर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो बहुत सारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी भी तो ग्रोथ होती है, वो भी तो बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन किसी के दिमाग में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपने देखेंगे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, या कोई ऐसी जगह यहाँ पे उनकी ग्रो हो रही है, बड़े बड़े बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है।
एनिमल की ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ में, सॉरी, नॉन लिविंग और लिविंग में फ़र्क होता है। जो लिविंग की ग्रोथ होती है वो कौन सी होती है? वो इंटरनल ग्रोथ होती है। मींस अंदर से उसके सेल डिवाइड करेंगे, अंदर से उनके टिश्यू बढ़ेंगे, उनके ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी। वो अंदर से भी ग्रो करते हैं, बाहर से भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी अगर ग्रोथ की बात करोगे, वो हमेशा बाहर लेयर चढ़ती जा रही है, अंदर से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अंदर से सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अंदर से उनके ऑर्गन ग्रो नहीं कर रहे हैं, जिससे वो बाहर से बड़ा हो रहा है। वो बाहर से उनके ऊपर लेयरिंग हो रही है, जिसके कारण वो ग्रो करता जाएगा। तो ये आपका फीचर एक ऐड ऑन कर सकते हैं बीच की। तो जो मैंने आपको बोला कि हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, हमारे सेल जो है आहिस्ता आहिस्ता से रिएक्शंस हो रही हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जिससे हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती है। एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंटरसेप्शंस। सो इस मैकेनिज्म से ही हमारी बॉडी की अंदर से ग्रोथ होती है और हम डिफरेंट होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ओके बच्चा, सो दिस इज द फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये आपने पूरा यूनिट था 10th के अंदर वो पढ़ा था, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सो दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन। तो ये वर्ड किससे बना हुआ है? तो ये वर्ड बना है दैट इज री प्लस प्रोडक्शन, दैट इज प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हो गया? री का मीनिंग ये होता है अगेन, प्रोड्यूस। तो एक ऐसी कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म की जिसमें उसके पास एक प्रॉपर्टी की वो अपने अगली जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इजंट इट? दैट property is called as reproduction. So reproduction is a process by which one organism give rise to another organism of its own kind. अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, प्रॉपर्टी को आप बोलते हो रिप्रोडक्शन। कभी नहीं सुना होगा आपने चूहे ने या बिल्ली ने एक चूहे को जन्म दिया, है ना, इंसान ने किसी कैट को जन्म दे दिया, नहीं सुना कभी भी। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, स्पीसीज़ और स्पीसीज़ के बीच में ही होता है। आप बोलोगे एक स्पीसी दूसरे स्पीसी रिप्रोड्यूस करके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, वो नहीं होता है। ओके, सो एक बड़ा ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। सो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा। कभी नहीं सुना होगा आपने घर में एक पत्थर रखा और अगले दिन आए तो 2 पत्थर हो गए, कभी ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि कभी आपने एक टेबल रखा हो घर में और आप 6 महीने के बाद घर आए तो 1 से 2 टेबल हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ही नहीं है रिप्रोड्यूस करने की। ओके, लेकिन प्लांट, माइक्रोब्स और एनिमल्स तीनों के पास प्रॉपर्टी है कि वो रिप्रोड्यूस करके अपनी ऑर्गेनिज्म जो है उनको बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीसीज़ को आगे या अपने जनरेशन्स को आगे चला सकते हैं। तभी तो बोला जाता है, बड़ी बात सुना होगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जो जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो विच प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ एंड नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, एंड दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। मतलब एक ऐसा मैकेनिज़्म जो इंसान को जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता, क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा, लेकिन हाँ उसकी जनरेशन ही चल पाएगी आगे, इज़न्ट इट? तो इसका मतलब ये जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे अपनी लाइफ, आगे जनरेशन की कॉन्टीन्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फीचर है, तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म, थर्ड पॉइंट। सो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है, मीन्स बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, सो ऑल द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होंगी उन सभी रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं कि वो एक हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब इस रिएक्शन में कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ी चीज़ भी बनेगी, जैसे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, प्रोटीन बनती है, और कई बार हमारी बॉडी में चीज़ें टूटती हैं और छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि आपने खाना खाया, वो सेल में गया, वो ब्रेक डाउन हुआ, है ना, C6H12O6 और टूटा और बना C6H12O6। ये टूटा, पढ़ा ना आपने रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन हुई तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो अब बताओ, इतना बड़ा सब्सटेंस टूट के छोटे छोटे बन रहा है, तो ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये हो गया कैटाबॉलिज्म।
ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार क्या होता है यही जुड़ते हैं और फिर से ही बन जाता है, जिसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपके पेड़ जो होते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, रूट से वाटर लेंगे, सॉइल से वाटर लेंगे और एनर्जी सनलाइट से लेंगे और खाना बना देंगे। अब तो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ रही हैं, बड़ी बन रही है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हो। लेकिन रिएक्शन कौन सी हुई, वही एनाबॉलिज्म। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। अब ये मत समझो कि मैंने बोला फोटोसिंथेसिस है तो हमारी बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन और बड़ी सारी रिएक्शन होंगी जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ी चीज़ बनती है और उस मैकेनिज्म को बोलते हो दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉली। इसका मतलब ये रिएक्शन जो होती हैं जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा, ये नॉन लिविंग में नहीं होती हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होंगी। सो ये भी एक फीचर है दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके कारण हमारी हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपने बड़ी बार पढ़ा हुआ है। अब सब बच्चों को पता होगा कि हमारी बॉडी जो किससे बनी है। अगर हम पूरे का पूरा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, हम क्या हैं, ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम आज ऑर्गेनिज्म हैं तो आप ही बताओ ये ऑर्गेनिज्म बना कहाँ से। तो आपको पता है कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है सेल। ओके, ये सेल आपस में जुड़ते हैं, है ना। सो दीज सेल्स एग्रीगेट विद वन अनदर टू परफॉर्म ए सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन। मतलब ये सेल आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर पर्टिकुलर काम करता है और उसको आप बोलते हो टिश्यू। समझा गया बच्चा। फिर ये टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ये ऑर्गन्स आपस में जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ऑर्गन सिस्टम जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। अब कैसे, सेल जुड़े, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने। अब ऑर्गन क्या है, जैसे बताओ माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, पेनक्रियाज, ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे ऑर्गन है। तो ये सब ऑर्गन जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम बन गया ना एक डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही आपका हार्ट, आपके ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड, ऑर्गन हो गए, मिले तो कौन सा सिस्टम बन गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जितने भी सारे सिस्टम्स हैं वो सारे जुड़ेंगे और उससे एक क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म को बनाने के पीछे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को बनाने के पीछे ऑर्गन्स, ऑर्गन को बनाने के पीछे टिश्यू और टिश्यू को बनाने के पीछे सेल्स। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर लेवर जैसे होता है, काम करते हैं मिलजुल के, ऐसे हमारी बॉडी में भी एक इसी तरह से काम होता है, मिलजुल के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। एक का फेलियर मीन्स पूरी बॉडी का ही फेलियर, इजंट इट। सो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है, पता ही आपको, मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। क्या होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस होता है किसी ने आपको पिक किया, रिस्पॉन्स होता है आपने उसको थप्पड़ मार दिया। सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब इस पेन को आप जितने मर्जी थप्पड़ मारोगे, है ना, ऐसे करके ये कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कॉन्शियसनेस वाली। तो कॉन्शियसनेस का मीनिंग हो गया एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति आपने एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करना है। अगर आप किसी प्लांट को टच भी करते हो उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। टच मी नॉट प्लांट का है, माइमोसा प्यूडिका, है ना, टच मी नॉट प्लांट। उसको जैसे ही टच करोगे तो वो मुरझा जाता है। तो वो शो करता है कि भाई मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं रिस्पॉन्स शो करूँ। किसी प्लांट को जोर से चक्कू के साथ मारोगे तो उसके अंदर से गम निकलना शो होगी, वो भी एक तरह का रिस्पॉन्स है। इट मीन्स अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉन्शियसनेस। ओके स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल तक। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स जो बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ देने के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट फीचर आ गया एक्सक्रीशन। ये भी पढ़ा, ये आपकी रिवीजन हो रही है 10th क्लास की। सो एक्सक्रीशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके बिना रह ही नहीं सकते। अगर आप यूरिनेशन ना करो, मीन्स यूरिन पास आउट ना करें, तो हमारी बॉडी में किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर स्वेटिंग ना हो तो हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का एक थर्मल प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाएगा।
इजंट इट। तो हमारी बॉडी के जितने भी अंदर वेस्ट मटेरियल होता है तो उनको रिमूव करना है टाइम टू टाइम, चाहे वो स्वेट की फॉर्म में करना है, चाहे वो फिकल मैटर की फॉर्म में करना है, चाहे वो आपको किडनी के थ्रू यूरिन को पास आउट करना है, चाहे लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करना है। हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रोब्स हैं, तो उनको इन वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाना है। लेकिन कैसे पाना है? एक प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट अगर बात करें एडेप्टेशन, सो व्हाट इज़ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मतलब कि आपने आपकी जो बॉडी होती है उसको एक नए इन्वायरमेंट में डालना, मीन्स अपने आप को अडेप्ट करना टू द न्यू कंडीशंस, ताकि हमारी बॉडी जो है वो उस एरिया के अंदर, उस जगह में आप लाइफ सर्वाइव कर सके, हम सर्वाइव कर सके वहाँ पे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से कहाँ पे जाते हैं, लेह लद्दाख चले जाते हैं, ऐसी जगह जो बहुत हाइट पे, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहाँ पे हमें ऑक्सीजन स्टार्टिंग में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, 1, 2, 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद हम बिल्कुल वहाँ पे एक्युमुलेटाइज हो जाएगी हमारी, मतलब कि हम वहाँ पे अडेप्ट हो जाएंगे। हमारी बॉडी का जो ब्लड आरबीसी है वो बढ़ जाएंगे, क्यों? ऑक्सीजन कम है। तो अगर आरबीसी भी कम होंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए हमारी बॉडी क्या करेगी? आरबीसी ज़्यादा बनाएगी, ताकि आरबीसी ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा कैरी करेंगे, तो हमारी जो कमी थी वो आरबीसी ने पूरी कर दी। इसी तरह से अगर डेजर्ट के प्लांट में चले जाओगे, डेजर्ट वाले एरिया में चले जाओगे, वहाँ पे प्लांट के जो रूट्स होंगी बहुत लंबी होंगी, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करना है, दूर दूर से खींच के लाना है। सो ऐसे कैक्टस और पंशिया प्लांट हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, ताकि मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए। सो इसका मतलब क्या कि हर एक ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो अपने आप को क्या करता है? अडेप्ट करता है, ताकि वो लाइफ को सर्वाइव कर सके। सो दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज द हीलिंग, थोड़ा सा गलत लिख दिया, हीलिंग एंड रिपेयरमेंट। तो ये भी आपको पता है हीलिंग एंड रिपेयरमेंट क्या होता है। हीलिंग एंड रिपेयरमेंट होता है, ये एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि जब कभी भी उनको किसी भी तरह की इंजरी हो जाए, चाहे उनका मांस निकल जाए, अगर उनको थोड़ी सी बर्न इशू हो जाए, या इंजरी हो जाती है, या फिर उनको कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिपेंड करता है कि वो कितना गहरा उनको घाव है, कितनी गहरा इंजरी है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप ही भरना शुरू हो जाती है। तो ये किसकी कैपेबिलिटी है? ये हीलिंग और जो रिपेयरमेंट है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है कि वो विद द पैस ऑफ टाइम अपने आप को हील कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। वो सेल डिवाइड करके उनको वो कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर से देख लें, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं बता दिया आपको कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन साइज, वेट, वॉल्यूम एज वेल एज इंक्रीज इन द फंक्शनिंग। तो इसको बोलोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने बोला रिप्रोडक्शन। तो एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे चला सके, ताकि उनकी जो जनरेशन है वो उनकी जो पीढ़ी चल रही है वो ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए भी वो ये प्रोसेस करता है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है। फिर हमने मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शंस हो रही हैं, गुड़ 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 हो रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस बॉडी में हो रही है ना, तो वो सारी की सारी किस में आएंगी? मेटाबॉलिज्म के अंदर। फिर हमने बोला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी बॉडी सेल से बनी है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म खाली सेल से ही बने हैं, जो यूनिसेलुलर और एक सेल से बने हुए हैं। बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ऐसे बड़े सारे। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं तो उनमें क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सेल, फिर उसके ऑर्गन, फिर उसके आगे टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। इस तरह का पूरा फीचर्स होंगे। फिर बात की कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस मीन्स हो गया कि एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। फिर हमने बात की एक्सक्रीशन की। तो हमारी बॉडी से वेस्ट भी रिमूव होना चाहिए, तो वो उसके लिए एक्सक्रीशन है। तो ये भी फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर बात की अडेप्टेशन की। विदाउट अडेप्टेशन हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स होते हैं वो जिनके पास जितनी ज़्यादा अडेप्टेशंस की पावर होगी वो उतना सर्वाइव कर सकते हैं नई कंडीशंस में, और जिनमें नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और लास्ट आ गया हीलिंग एंड रिपेयरमेंट।
तो हीलिंग एंड रिपेयर मीन्स फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें उनके बॉडी पार्ट जो होते हैं वो रिपेयर करेंगे, हील करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये नॉन लिविंग नहीं कर सकते। तो इनमें से कोई ऐसा फीचर नहीं है जो नॉन लिविंग नहीं कर सकते। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अगर आपको इंटरेस्ट लगा पर हाँ भाई हमने जो समझे इसको अच्छी तरह से, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कुछ और चीज़ चाहिए, कोई और लिविंग करैक्टर फीचर है जो आपको समझ नहीं आ रहा बुक से, आप कमेंट के अंदर बता दिए कि सर ये है, तो मैं उसको अगली वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। और अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा कमेंट करता है तो हम यहाँ पे क्लासरूम में भी उसका मेंशन ज़रूर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर ज़्यादा शेयर करते हो, ज़्यादा बच्चा इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं आगे इनको कंटिन्यू करूँगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी बनाता रहूँगा। और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।